हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राइटिंग स्किल्स का है और वो है रिपोर्ट राइटिंग। बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है रिपोर्ट राइटिंग लिखने में, तो आज कैसे रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और फुल में से फुल मार्क्स पाएं, आज हम उस पर बात करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग के सारे एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें कैसे हम पूरे में से पूरे मार्क्स लें, 10 में से 10 मार्क्स कैसे लें, आज हम सब पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें रिपोर्ट राइटिंग के दो तरीके होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग्स आर देयर। पहला रिपोर्ट राइटिंग का तरीका है फॉर स्कूल मैगजीन, स्कूल की मैगजीन के लिए। आपको बता दिया गया कि आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं, आप हेड बॉय हैं, हेड गर्ल हैं, आपके स्कूल में कोई इवेंट हुआ, एनी इवेंट, साइंस एग्जीबिशन, कल्चरल कंपटीशन, स्पोर्ट्स इवेंट, साइंस एग्जीबिशन, एनी सिंपोजियम, स्पीच कॉन्टेस्ट, तो आपको उस पर रिपोर्ट बनाना है और वो पब्लिश होगा आपकी स्कूल की मैगजीन में। तो एक तो वो रिपोर्ट होती है फॉर स्कूल मैगजीन। दूसरा रिपोर्ट है फॉर न्यूज़पेपर। इसमें आपको बोला जाता है कि यू आर अ न्यूज कॉरेस्पोंडेंट, यू आर अ न्यूज रिपोर्टर। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो पूरी तरह से फोकस है स्कूल मैगजीन रिपोर्ट पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे हम स्कूल मैगजीन के लिए एक बहुत अच्छी रिपोर्ट राइटिंग करें। तो सबसे पहले आपको बता दें एग्जामिनर क्या क्या चीजें आपकी रिपोर्ट राइटिंग में देखेगा। एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा होता है आपकी बोर्ड में, तो क्या क्या चीजों है वो मार्क्स देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि उन चीजों पे आपको फुल मार्क्स मिले। तो मार्क्स का डिवीजन है, सबसे पहले बात करेंगे मार्किंग डिवीजन की, मार्किंग स्कीम की। मार्किंग स्कीम में जो टोटल 10 मार्क्स होते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, उसमें 1 मार्क तो दिया था फॉर्मेट को, कितना? फॉर्मेट को 1 मार्क। फॉर्मेट का मतलब होता है कैसे हम उसकी डिजाइन बनाएं, कैसे हम लिखना स्टार्ट करें, कैसे उसका फॉर्मेट बनाएं। आगे 1 बाय 1 हम बात करेंगे। 4 मार्क्स मिलते हैं कंटेंट को। कंटेंट मतलब आपकी रिपोर्ट के अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या उसमें आपको कंटेंट डालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन, आपको क्या कंटेंट अपनी रिपोर्ट में डालना है, उसके 4 मार्क्स होते हैं। एक्सप्रेशन तीसरा पार्ट, एग्जामिनर देखता है आपका एक्सप्रेशन कैसा है, 5 नंबर होते हैं, 5 मार्क्स। 5 मार्क्स आपको इस बात के मिलेंगे कि आपका एक्सप्रेशन कैसा है। एक्सप्रेशन के 2 स्प्लिट हैं, 2 जगह एक्सप्रेशन चेक होता है आपको। एक तो आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी देखी जाती है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, स्पेलिंग्स, आप कितनी अच्छी ग्रामर आपको पता है, आपके सेंटेंसेस कितने सही हैं, तो आपको मिलेगा 2.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स इस बात का नंबर मिलेगा। और दूसरा जो एक्सप्रेशन का पार्ट है वो है कोहेरेंस एंड रिलेवेंस ऑफ आइडिया। कोहेरेंस मतलब कितना ऑर्डरली, सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप आपने अपना जो रिपोर्ट राइटिंग लिखा है और आपके आइडियाज कितने रेलेवेंट हैं, यानी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपके जो वर्ड्स और सेंटेंसेस हैं कि नहीं, मतलब कितने रेलेवेंट हो कि आप लिख रहे हैं, कितना ऑर्डरलीनेस आपके लिखने में है, ये सारी चीजें आती रहती हैं। कोहेरेंस, रेलेवेंस ऑफ आइडिया एंड स्टाइल 2.5 मार्क्स। तो 2.5 5 मार्क्स का एक्सप्रेशन, तो टोटल 10 मार्क्स। 1 मार्क फॉर्मेट, 1 मार्क कंटेंट, 4 मार्क्स एक्सप्रेशन, 5 मार्क्स। इस तरह से 10 मार्क्स। बड़ा मुश्किल है 10 मार्क्स लाना, लेकिन आज हम आपको जो तरीके बताएंगे इस वीडियो में, उसमें स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे फॉर्मेट की, कंटेंट की और एक्सप्रेशन की, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले रिपोर्ट राइटिंग में। कोई मुश्किल काम नहीं है, 10 में से 10 नंबर आपको मिल सकते हैं। पहला है फॉर्मेट। सबसे पहले आपका डिजाइन कैसे हो। फॉर्मेट में सबसे पहले में हेडलाइन बनाते हैं, जैसे यहाँ पे बनाई गई है इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशन। मान के चलो आपके स्कूल में एक इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशन हुआ, तो आप उसी इवेंट को हेडिंग बना दो। तो जनरली स्कूल की जो रिपोर्ट राइटिंग है, जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो उसकी जो इवेंट की जो हेडिंग होती है, जो इवेंट होती है, आप उसी इवेंट को हेडलाइन की तरह यूज कर लें। ठीक है, जैसे यहाँ पे बना दिया गया इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशन, लिखना स्टार्ट कर देंगे आप, बोल्ड लेटर्स में लिख देंगे, बीच में बिल्कुल पेज के इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशन। उसके नीचे दूसरी आपकी सबलाइन कहलाती है हेडलाइन। हेडलाइन तो आपने इवेंट को बना दिया, हेडलाइन के बाद आपकी सबलाइन। सबलाइन मतलब रिपोर्ट राइटर कौन है, क्वेश्चन में दिया होता है कि यू आर महेश, महिमा, कल्चरल सेक्रेटरी और हेड बॉय, हेड गर्ल, तो वो सबलाइन में आ जाता है बाय। बाय लिख के आप लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बाय महिमा हेड गर्ल, तो नीचे एक लाइन छोड़ के हेडलाइन के आपने बाय करके अपना नाम लिख दिया, जो भी क्वेश्चन में नेम दिया हुआ है उस नेम को आपने यूज कर लिया, महिमा हेड गर्ल, हेड बॉय, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ व्हाटएवर। इसके बाद थर्ड लाइन में एक लाइन छोड़ दिया, देयर शुड बी गैप होना चाहिए,
मतलब बहुत ज्यादा कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए लिखते समय। एक लाइन का गैप दे दिया आपने, उस प्लेस का नाम लिख दिया, जैसे अलीगढ़, दागी की रिपोर्ट है, जिस जगह की वो रिपोर्ट है, जहां बैठ के आप रिपोर्ट लिख रहे हैं जिस जगह की, अलीगढ़, और कॉमा लगा के फिर आप लिख देंगे डेट, जो भी डेट है। जैसे आज का डेट है 20 अप्रैल 2020, 20 अप्रैल 2020, तो आपने ये डेट बना दी। तो ये तीसरी लाइन बन गई आपकी, प्लेस हो गया और प्लेस के बाद डेट हो गया। ठीक है, इतना बात समझ आ गया फॉर्मेट में। दिस इज द फॉर्मेट। दोबारा से रिपीट कर देते हैं, फॉर्मेट में क्या क्या आता है। फॉर्मेट मतलब आपने जो इवेंट है उसको हेडलाइन बना दिया, जैसे इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशन। दूसरी आपने हेड सब लाइन बना ली, सब लाइन में बाय, आप जो भी है महिमा महेश जो भी नाम है आपका, और आपने इसके आगे अपना डेजिग्नेशन लिख दिया, बाय महिमा हेडवर्क। फिर थर्ड लाइन आपने लिखना स्टार्ट किया, प्लेस का नाम लिख दिया, जैसे अलीगढ़, और डेट डाल दिया आपने अलीगढ़, 20 अप्रैल 2020। तो फिर आप नहीं छोड़ेंगे नहीं, आप उसी लाइन से जहां आपने डेट डाला है, जितनी भी जगह बची है, यू विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द सेम लाइन। आप उसी लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे, उस लाइन को अलग नहीं छोड़ेंगे, डेट वाली लाइन को, डेट एंड प्लेस वाली लाइन को। वहीं से जितना भी हाफ लाइन बचा है तो हाफ लाइन से जितना भी बचा लिखना शुरू करेंगे आप। तो यहाँ से आपका लिखना स्टार्ट हो जाएगा रिपोर्ट का। दिस इज द कंटेंट, वो हम आगे बात करते हैं कंटेंट में। तो आपका पैरा 1 स्टार्ट हो गया यहाँ से लिखना, डेट के बाद से उसी लाइन से, लाइन छोड़ेंगे नहीं अलग। तो सबसे पहले आप हम कंटेंट की बात करते हैं, फॉर्मेट की बात। उसको आप कंटेंट को कम से कम, रिपोर्ट राइटिंग को आप अपने 3 पैराग्राफ में कम से कम डिवाइड करें। एटलीस्ट पैरा सिस्टम कहलाता है ये। पैरा सिस्टम लिखना, उससे क्या होगा, जो हम बात कर रहे थे एक्सप्रेशन में कोहेरेंस और ऑर्डरलीनेस, वो मेंटेन हो जाएगी आपकी। तो आपके जो 2.5 मार्क्स है ना, रेलेवेंट आइडिया आ जाएंगे आपके स्टेप बाय स्टेप, और एक ऑर्डरलीनेस भी मेंटेन हो जाएगी रिपोर्ट के अंदर, और वो डिस्टॉर्टेड नहीं दिखेगा, इधर उधर फैला हुआ नहीं दिखेगा। तो हमने स्टार्ट किया वहां से लिखने से। ठीक है, सबसे पहले कंटेंट की बात हो रही है, लिखना स्टार्ट कर चुके हैं पैरा 1 की। पैरा 1 स्टार्ट हो चुका है वही डेट के आगे से। तो सबसे पहले ये बिगिनिंग पार्ट या इंट्रोडक्शन पार्ट कहलाता है। कौन सा पार्ट कहलाता है? बिगिनिंग एंड इंट्रोडक्शन। कोई भी लॉन्ग राइटिंग जब हम करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग इज आल्सो लॉन्ग कंपोजिशन, 10 मार्क्स का लॉन्ग कंपोजिशन है। तो जब भी हम कोई लॉन्ग कंपोजिशन स्टार्ट करते हैं तो उसके हम 3 पार्ट कर लेते हैं, बिगिनिंग, डेवलपमेंट एंड क्लोजिंग। बिगिनिंग मतलब हाउ टू बिगिन, कैसे स्टार्ट करें, क्या लिखें उसमें। दूसरा डेवलपमेंट, कैसे हम उस थॉट को, उस बात को आगे बढ़ाएं, जैसे फॉर डेवलपमेंट, ये पैरा 2 हो गया डेवलपमेंट। और फिर पैरा 3 होता है क्लोजिंग, जब आपने इतने आगे बढ़ गए तो अब क्लोज भी करना है आपको लेटर। तो अब क्लोजिंग में आप क्या लिखें, तो 3 पार्ट हो जाते हैं किसी भी लॉन्ग कंपोजिशन के। पहला हो जाता है बिगिनिंग, दूसरा हो जाता है डेवलपमेंट, और तीसरा हो जाता है क्लोजिंग। इन्हीं को हमने पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3 बोल दिया यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग में। तो पैरा 1 हमारा बिगिनिंग और इंट्रोडक्शन, हाउ टू बिगिन, कैसे स्टार्ट करें। तो आप जो स्टार्ट करेंगे लिखना यहाँ से, इसी के आगे से, वो बताएंगे 5 WH होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। 5 WH का मतलब है व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई। 5 WH, 5 WH इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इनका आंसर देना है हमें, हमारे सेंटेंस बनाने हैं हमें, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई। तो जिस इवेंट की भी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशन की रिपोर्ट, तो आप बताएंगे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, किसने कराया, ऑर्गेनाइजर कौन था, कब हुआ, कहां हुआ और क्यों हुआ। इनके आंसर आप एक ही सेंटेंस में लिख सकते हैं। जैसे आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में रिपोर्ट लिखी आपकी, उसकी आगे हम बात करेंगे एक्सप्रेशन में। तो आप बताएंगे, आप रिपोर्ट करेंगे, पैसिव सेंटेंस में बताते हैं रिपोर्ट को, पास्ट में लिखते हैं और पैसिव में लिखते हैं। तो आप बताएंगे कौन सी इवेंट कब हुई, कहां हुई, किसने ऑर्गेनाइज कराई और क्यों ऑर्गेनाइज कराई। तो इसमें क्या आएगा, डिटेल ऑफ द इवेंट आ जाएगी। इसका मतलब है पूरी इवेंट की डिटेल एक ही सेंटेंस में आ जाता है। जैसे एन इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय महर्षि विद्या मंदिर अलीगढ़ इन इट्स आगरा रोड सीनियर विंग कैंपस ऑन 20 अप्रैल 2020 टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो पूरा एक सेंटेंस बन गया उसमें आपका एक। जैसे इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय महर्षि विद्या मंदिर एट इट्स आगरा रोड सीनियर विंग कैंपस टू प्रमोट कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो उसमें सारी चीजें आ गई, डिटेल भी आ गया, व्हाट आ गया, हु आ गया, वेयर आ गया, व्हेन आ गया, दे आ गया, व्हाई आ गया। अब उसकी बात बताएंगे आप उस इवेंट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे अगले सेंटेंस में। सेंटेंस ही बनाने हैं आपको इन चीजों के, पार्टिसिपेंट बताएंगे। अब क्योंकि इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशन है, तो इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशन है, तो ये अंडरस्टूड है कि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो डिफरेंट स्कूल्स के होंगे। इंटर स्कूल मीन समझ रहे हैं, स्कूलों का आपस में, तो कई स्कूल होंगे। तो आपको कम से कम एटलीस्ट कंटेंट पूरा करने के लिए आपको जो डिटेल्स हैं इन्वेंट करनी पड़ती है अपने आप। क्वेश्चन में लिखा होता है कि इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स, तो इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स का मतलब ये सारी चीजें आपको खुद इन्वेंट करनी पड़ेंगी। तो
इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशन पे आप रिपोर्ट बना रहे हैं, तो आपकी रिपोर्ट में अब इंटर स्कूल है तो स्कूल के आपस में हुआ होगा, तो स्कूल के नाम आपको सोचने पड़ेंगे। तो आप कोई से 4 स्कूलों के नाम सोच सकते हैं और उनका एक सेंटेंस बना दें, दिस स्कूल, दिस स्कूल, दिस स्कूल एंड दिस स्कूल पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट। दिल्ली पब्लिक स्कूल, जागरण पब्लिक स्कूल, सेंट विवेकानंद पब्लिक स्कूल पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट। ठीक है, कितने पार्टिसिपेंट, ऑलमोस्ट 200 पार्टिसिपेंट्स टुक पार्ट इन दिस इवेंट, वो बता दिया आपने। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्टिसिपेंट्स। स्कूल हाउस वाइज हो जाता है कभी कभी, इंटर हाउस कल्चरल कंपटीशन। अब इंटर हाउस है अगर क्वेश्चन में, तो इंटर हाउस में हाउसेस के नाम लिखेंगे आप, फिर स्कूल्स नहीं आएंगे उसमें अलग अलग। इंटर क्लास भी आ सकता है कभी कभी, इंटर क्लास कल्चरल कंपटीशन, तो आप क्लासेस बताएंगे कौन कौन सी क्लासेस का था वो, इंटर क्लास कंपटीशन है तो। और जो भी होता है तो क्वेश्चन में दिया होता है कि इंटर हाउस है, इंटर क्लास है या इंटर स्कूल है, तो इन स्कूल्स के नाम आप फिर आप बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्टिसिपेंट। फिर उसके बाद आप बताएंगे चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट प्रोग्राम की कौन सी, तो आपको इन्वाइट करना होगा कोई भी चीफ गेस्ट। आप सोच सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर A.K. सिंह वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो चीफ गेस्ट का आप नेम बताएंगे और उनका डेजिग्नेशन भी बताएंगे और उसका सेंटेंस बना देंगे वाज लगा के पास्ट टेंस में कि कौन उसका चीफ गेस्ट था प्रोग्राम का। ठीक है, वो चीफ गेस्ट के प्रोग्राम के। और आगे अब हम बात करेंगे पैरा 2 की। पैरा 2 में क्या आएगा, उसके बाद 1 के बाद पैरा 1 हमारा पूरा हो गया। पैरा 1 के बाद अब हमारा पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ सेकंड, पैरा 2। पैरा को हम जो नेक्स्ट लाइन है, जहां भी आपके पैरा 1 की लाइन खत्म हुई, नेक्स्ट लाइन की मिड में से शुरू करते हैं। नेक्स्ट लाइन की मिड में से शुरू करेंगे, नेक्स्ट लाइन की मिड में से स्टार्ट करेंगे। पैरा चेंज का मतलब, तो पैरा चेंज करना हमने शुरू किया। इस पैरा को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कर रहे हैं आगे, मतलब उसमें हम हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट लिखेंगे। जैसे इवेंट थी हमारी इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशन, तो उस इवेंट के अंदर क्या क्या हुआ, उसकी जो मेन मेन इवेंट्स थी उनको हाईलाइट करेंगे, हम उनको डिस्क्राइब करेंगे। ये है पैराग्राफ सेकंड। हेडिंग डालते हुए हम पैरा चेंज कर देते हैं, हेडिंग नहीं डालेंगे हम डेवलपमेंट, हाईलाइट्स ऑफ द इवेंट या पैरा 2, हेडिंग कोई नहीं बढ़ेगी, हेडिंग शुरू में बढ़ गई बस ये कोई बीच में कोई हेडिंग नहीं आएगी। तो ये सब समझाने के लिए आपको कि पैरा सेकंड में क्या आएगा, डेवलपमेंट, हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट। हम अपनी बात को डेवलप कर रहे हैं आगे। तो उसमें अब हमारा मान लो क्वेश्चन था इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशन। तो इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशन में जो हम चीफ गेस्ट बता चुके हैं पैरा 1 में, जो भी चीफ गेस्ट थे उनका डेजिग्नेशन, उन चीफ गेस्ट का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, उनका वेलकम किया, स्कूल अथॉरिटी ने उनका वेलकम किया। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा वेलकम ऑफ द चीफ गेस्ट। कैसे हुआ, यानी स्कूल प्रिंसिपल वेलकम द चीफ गेस्ट, या चीफ गेस्ट वाज वेलकम्ड बाय स्कूल प्रिंसिपल। अब वेलकम कैसे किया, वेलकम बाय गार्लैंडिंग हिम और बाय गिविंग हिम अ बुके। कोई भी तरीका, जो भी मैनर था उनको वेलकम करने का, पूरा सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस बन जाएगा जैसे चीफ गेस्ट मिस्टर XYZ was welcomed by school principal Mr. ABC by offering him a bouquet or by garlanding him। तो एक सेंटेंस बन जाएगा पास्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो चीफ गेस्ट का वेलकम हो गया। अब चीफ गेस्ट का वेलकम कर लिया, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे मैनर भी हो गया, चीफ गेस्ट का वेलकम कैसे हुआ, किसने किया और किस तरह से हुआ। उसके बाद अगला सेंटेंस हमारा इसी पैराग्राफ का वो होगा, डिस्क्राइब इवेंट्स मैनर 1 by 1 विद स्कूल हाउस नेम। अब चूंकि ये इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशन है, तो इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशन में अलग अलग स्कूल ने पार्टिसिपेट किया, तो स्कूल के नाम से बताएंगे आप 1 by 1। 4 स्कूलों को कम से कम इवेंट करके चलाएंगे। क्वेश्चन में लिखा होता है इवेंट नेसेसरी डिटेल्स। तो ये नेसेसरी डिटेल्स, ये फैक्ट्स आपको खुद ही इन्वेंट करने हैं, क्योंकि रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है। क्या होता है रिपोर्ट, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में हम फैक्ट्स को अनबायस्ड तरीके से, बिना उसमें अपना सब्जेक्टिव कोई नोट लाए, डिस्क्राइब करते हैं एक व्यूअर की तरह। हम एक व्यूअर की तरह उसको रिपोर्ट करते हैं क्या होगा। तो हम एक एक करके स्कूल के नाम से बताएंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्कूल प्रेजेंटेड अ डांस, अ फोक डांस। तो अ फोक डांस वाज, पैसिव में क्या हो जाएगा, फोक डांस बेस्ड ऑन द कल्चर ऑफ राजस्थान वाज प्रेजेंटेड बाय ABC स्कूल। हमने मान रखा है ये 4 स्कूल्स में, तो एक स्कूल को हमने उठा लिया और उस स्कूल के नाम से इवेंट का हमने नाम रख दिया। वहां इवेंट भी नहीं दे रखी होगी सारी, वहां तो लिखा होगा क्वेश्चन में कि इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशन। तो आप मान लीजिए कि उसमें पहला डांस हुआ, फोक डांस हुआ, और फोक डांस स्कूल ने किया, तो स्कूल के नाम से सेंटेंस बना दीजिए कि दिल्ली अ फोक डांस वाज प्रेजेंटेड बाय द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल लगा दीजिए सेंटेंस कनेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बिगिनिंग। ठीक है, उसमें इसके बाद आपको ऑडियंस का रिएक्शन बताएंगे। ऑडियंस का रिएक्शन, जो भी ऑडियंस का रिएक्शन था प्रोग्राम में कैसा लगा। जैसे आप लिख सकते हैं कि पहला सेंटेंस आपने पूरा कर लिया, तो आप उसमें बता सकते हैं कि ऑडियंस गेव स्टैंडिंग ओवेशन।
After the completion of this event, audience gave a standing ovation and it was liked very much by the audience. तो कोई ऑडियंस का एक रिएक्शन आप जोड़ते चलें, इवेंट बताएं, पार्टिसिपेंट बताएं, सेंटेंस पास्ट में बनाएं और उसके साथ पार्टिसिपेंट्स को उसके बाद ऑडियंस के रिएक्शन लिखते चलें। तो इस तरह से आप डिस्क्राइब एटलीस्ट 4 इवेंट्स, तो 4 परफॉर्मेंस, इसको एटलीस्ट 4 परफॉर्मेंस यू विल डिस्क्राइब। तो आपने वहां 4 परफॉर्मेंसेस को डिस्क्राइब कर दिया, बता दिया स्कूल के नाम से, इस स्कूल ने ये वाला इवेंट प्रेजेंट किया, इस स्कूल ने ये वाला परफॉर्मेंस दिया, स्कूल ने ये परफॉर्मेंस दिया, दिस परफॉर्मेंस वाज गिवन बाय दिस स्कूल। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्कूल गेव अ परफॉर्मेंस ग्रुप सॉन्ग बेस्ड ऑन पैट्रियोटिक थीम। तो ऐसे करके आप रिपोर्ट को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से आपके प्रोग्राम के हाइलाइट्स हो जाएंगे इस पैराग्राफ सेकंड में। पैरा सेकंड के बाद पैरा थर्ड आएगा। पैरा थर्ड में होता है क्लोजिंग। पहला होता है बिगिनिंग, डेवलपमेंट एंड क्लोजिंग। तो बिगिनिंग भी हो गया, डेवलपमेंट भी हो गया, अब हम क्लोजिंग कर रहे हैं। क्लोजिंग का मतलब एंडिंग ऑफ द इवेंट। अब इवेंट खत्म हो जा रही है, सारे प्रोग्राम हो गए, आपने एक करके बता दिए, अब आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, यू आर मूविंग टुवर्ड्स क्लोजिंग ऑफ द इवेंट। तो एंड इवेंट में क्या है, जैसे आपने स्टार्टिंग कर दी थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी बताई थी कि प्रोग्राम स्टार्टेड विद द लाइटिंग ऑफ द होली लैम्प। प्रोग्राम ऐसे स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम स्टार्टेड विद द कटिंग ऑफ द रिबन। अब जब प्रोग्राम खत्म हो रहा है, अब प्रोग्राम एंड हो रहा है, तो प्रोग्राम की एंडिंग को आप क्यों बताएंगे। तो चूंकि कल्चरल कंपटीशन था, ये कंपटीशन था, तो विनर्स भी होंगे, विनर्स हैं तो उनके नेम भी डिक्लेयर किए जाएंगे कि कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड। तो आप उसमें सेंटेंस बनाएंगे क्लोजिंग में कि फाइनली द नेम्स ऑफ द विनर्स वर डिक्लेयर्ड एंड फिर उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा जब उनके नेम डिक्लेयर हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन स्कूल रहा, तो उसके बाद आप बताएंगे फिर उनको क्या प्राइजेस सर्टिफिकेट्स एंड मेमेंटोस वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है स्टेज पर, देखा होगा आपके स्कूल में प्रोग्राम होते हैं, तो चीफ गेस्ट आए, उन्होंने सभी को प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए। तो प्राइजेस सर्टिफिकेट्स एंड मेमेंटोस वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द विनर्स, विनर्स के नाम बता दिया आपने, और फिर एक सेंटेंस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी को भी आपने हाईलाइट दिखा दिया लास्ट में। फिर उसके बाद चीफ गेस्ट स्पीच, जनरली आपने देखा होगा स्कूल में चीफ गेस्ट आते हैं, या प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो फिर चीफ गेस्ट स्टेज पे आते हैं। तो चीफ गेस्ट का क्या स्पीच था, चीफ गेस्ट ने अपने स्पीच में क्या बोला, तो क्या बोला, आप क्या लिखेंगे इसमें, सोचने वाली बात है, क्या लिखें। अब इसमें जो कल्चरल कॉम्पिटिशन से रिलेटेड बात है वो, तो द प्रोग्राम वाज लाइक्ड वेरी मच बाय द चीफ गेस्ट and he also emphasized on the importance of such cultural programs and the all-round development of students' personality। तो प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस पे कुछ बोला होगा उन्होंने। अब ये तो है नहीं कि यहाँ इंडिपेंडेंस डे पे बोल देंगे चीफ गेस्ट कुछ, या रिपब्लिक डे पे बोलेंगे कुछ, या दिवाली की इंपॉर्टेंस पे बोलने लगेंगे। जो टॉपिक है, जो चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, नेचुरली ऑब्वियसली ही विल स्पीक, चीफ गेस्ट ही और शी विल स्पीक ऑन द सेम टॉपिक। तो उस पे एक सेंटेंस बना दीजिए आप कि चीफ गेस्ट स्पोक ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स in the schools and he liked and he also praised and appreciated the program very much। ऐसे एक सेंटेंस बनाते हैं, बहुत लंबा नहीं, एक सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा उसमें वोट ऑफ थैंक्स होता है। वोट ऑफ थैंक्स मतलब थैंक्स बोला जाता है चीफ गेस्ट को आने के लिए और पार्टिसिपेंट्स को उनकी परफॉर्मेंसेस के लिए और ऑडियंस को भी, और बाकी जो अदर वहाँ पे जो स्पेशल गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं उनको भी। तो आप फिर उनको वहां पे क्लोजिंग में बता देंगे कि उनको वोट ऑफ थैंक्स कौन देता है। वोट ऑफ थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स देता है कि स्कूल का जो भी होस्ट होता है, प्रोग्राम का जो भी ऑर्गेनाइजर होता है, या स्कूल का प्रिंसिपल। तो आप यहाँ फिलहाल इंटर स्कूल कल्चरल प्रोग्राम है ये, तो स्कूल के नाम से बता दीजिए कि वोट ऑफ थैंक्स वाज गिवन बाय स्कूल प्रिंसिपल एंड ही थैंक्ड। अपने थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स में क्या बोला उन्होंने, ही गेव थैंक्स टू द चीफ गेस्ट टू गिव हिज प्रीशियस टाइम, टू गिव हिज वैल्यूएबल टाइम, and he also thanked other special guests and guests of honor, and he also thanked all this to the participants for their active participation and to the audience for their full wholehearted support। तो सभी का लिख दीजिए कि किस किस बात के लिए किस किस को वोट ऑफ थैंक्स कन्वे किया बोलने वाले ने। तो स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से वोट ऑफ थैंक्स वाज गिवन बाय स्कूल प्रिंसिपल टू द चीफ गेस्ट फॉर गिविंग हिज वैल्यूएबल टाइम, टू द पार्टिसिपेंट फॉर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड टू द स्कूल स्टाफ फॉर देयर wholehearted support। ऐसे आप एक सेंटेंस डालेंगे। इसके बाद एक सेंटेंस बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिफ्रेशमेंट। बाद में कुछ खाने पीने की बात, तो प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो रिफ्रेशमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो आप बता दें कि फाइनली द रिफ्रेशमेंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल। ठीक है, रिफ्रेशमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। अब लास्ट में क्लोजिंग लाइन और जो है उसमें चलते चलते एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए तो लगेगा कि आपने क्वेश्चन को जैसे स्टार्ट किया था और प्रॉपर्ली आपने क्लोज भी किया है इसको। तो क्लोजिंग लाइन आप बना दें अलग से, thus the program ended with a golden feather in the cap of महर्षि विद्या मंदिर। स्कूल का नाम जो भी है वो स्कूल का नाम जो है क्या है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं लाइन को। क्लोजिंग लाइन है thus the program ended with a golden feather in the cap of
स्कूल का नाम, इन द कैंप ऑफ महर्षि विद्या मंदिर। तो लगेगा कि अब आपने 10 लगा के प्रोग्राम को एंड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 जो कंटेंट लिखेंगे पूरा तो पूरा कंटेंट आ जाएगा उसमें। और जब कंटेंट कंप्लीट आ जाएगा, फॉर्मेट की बात भी हो चुकी है, फॉर्मेट का 1 मार्क आपको पूरा मिल जाएगा। एग्जामिनर क्या देगा, फॉर्मेट सही है 1 मार्क। फिर एग्जामिनर क्या देगा, कंटेंट। कंटेंट मतलब सारी चीजें जो रिपोर्ट राइटिंग में आनी चाहिए थी, कंटेंट इज कंप्लीट। इनको वैल्यू पॉइंट्स बोलते हैं। जो पॉइंट्स मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं ये सब क्या कहते हैं, वैल्यू पॉइंट्स। अगर वैल्यू पॉइंट्स, इफ ऑल द वैल्यू पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इवैल्यूएशन सिस्टम, अगर सारे वैल्यू पॉइंट्स वहां पर हैं, ऑल द वैल्यू पॉइंट्स आर देयर, तो यू विल गेट फुल मार्क्स ऑन कंटेंट। अभी आपकी ग्रामर नहीं देखी जाएगी यहाँ पर, ग्रामर के लिए अलग अब आप बात करेंगे अब एक्सप्रेशन की 5 मार्क्स की। तो 4 मार्क्स यू हैव ऑलरेडी गेन्ड ऑन कंटेंट। कंटेंट के आपको 4 नंबर पक्के हो चुके, 1 नंबर आपका फॉर्मेट का हो गया। तो अब तक आप 10 में से 5 नंबर ले चुके हैं। ठीक है, अब आपके सेंटेंसेस कैसे हैं, कितने खराब हैं, कितने अच्छे हैं, हाउ मच योर लैंग्वेज, योर कंटेंट। कंटेंट के बाद अब ये देखा जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन 5 मार्क्स का पहले बात कर चुके हैं। तो एक्सप्रेशन को भी 2 जगह जज किया जाता है, मैंने बताया था कि 2 जगह 2.5 में कैसे जज किया जाता है। 2.5 में तो देखा जाएगा आपका ग्रामेटिकल पार्ट, ग्रामेटिकली आप कितना करेक्ट हैं। और दूसरा जो मैंने बताया था पहले 2.5 में क्या देखा जाएगा, आपके जो आइडियाज हैं, आपके जो सेंटेंसेस हैं वो कितने रेलेवेंट हैं क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामेटिकल एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है। तो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए यहाँ की बात करें रिपोर्ट राइटिंग की, तो सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है, रिपोर्ट कर रहे हैं आप, यानी इवेंट हो चुकी है, आप रिपोर्ट कर रहे हैं। उसे रिपोर्ट करने का मतलब इवेंट हो चुकी, तो आप पास्ट टेंस यूज करेंगे। ये बात बिल्कुल पक्की दिमाग में बिठा लो, आप पास्ट टेंस यूज करेंगे, यूज पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में भी कोशिश करें, क्योंकि ये आप यहाँ फोकस पर्सन पे नहीं कर रहे, यहाँ फोकस हम कर रहे हैं इवेंट पर, इवेंट पर फोकस कर रहे हैं। तो जब हम इवेंट पर फोकस करते हैं तो हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं, और जब हम सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं तो हम एक्टिव सेंटेंस बनाते हैं। एक्टिव और पैसिव सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता, मतलब दोनों का एक ही होता है, लेकिन कब एक्टिव बनाते हैं और कब पैसिव बनाते हैं। एक्टिव जब हमें डूअर, किसी एक्शन के डूअर को, उस सब्जेक्ट को फोकस करना हो तो उसे पहले लाते हैं, क्योंकि एक्टिव में कौन पहले आता है, सब्जेक्ट पहले आता है, डूअर पहले आता है, तो एक्टिव सेंटेंस बनता है। और लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, हम फैक्ट्स बता रहे हैं क्या क्या हुआ, तो क्या हुआ हम पहले लाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे तो पैसिव सेंटेंस बनेगा। इसलिए आप पास्ट टेंस यूज करिए, और कौन सा यूज करिए, वॉइस, पैसिव वॉइस यूज करिए। तो उसका तरीका मैंने बता दिया। जब आप एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय महर्षि विद्या मंदिर, तो ये तो हो गया पैसिव। और महर्षि विद्या मंदिर ऑर्गेनाइज्ड अ कल्चरल कंपटीशन, ये हो गया एक्टिव। तो आप कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे, पैसिव वॉइस यूज करेंगे। कोशिश करें इसमें पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर वो ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कैसे में पता होगा आपको, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आते हैं, फिर बाय लगा के डूअर लिख दो। ठीक है, जैसे अ फोक डांस वाज प्रेजेंटेड बाय द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, बजाय ये कहने के इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल प्रेजेंटेड अ फोक डांस, सही है भी है, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में पैसिव ज्यादा बढ़िया रहता है। अ फोक डांस वाज प्रेजेंटेड बाय द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो ये आप पैसिव यूज करिए। और भी हर जगह आप एक्टिव पैसिव को सिंपल पास्ट भी होते हैं, जैसे इट वाज प्लस ऑब्जेक्ट जरूरत पड़ेगी आपको इसमें, इट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय द पार्टिसिपेंट्स ऑफ जागरण पब्लिक स्कूल, तो इट वाज लगा के भी सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। देयर वाज, देयर वर प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको। देयर वर 4 participating schools in this event, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। इट वाज, देयर वाज या वर, और एक बताया मैंने एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड आएगा पास्ट ही, और ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर मेन वर्ब थर्ड, पैसिव सेंटेंस। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पास्ट टेंस यूज करना है, पैसिव यूज करना है। लेकिन एक बात नोट करनी है आपको, यहाँ पर कोई फैक्ट अगर आप वहां पे लाना चाह रहे हैं तो ये रिजिड रूल नहीं है कि पास्ट होगा, कोई कभी कभी कोई फैक्ट आ जाता है। जैसे आपने चीफ गेस्ट का स्पीच डाला, तो चीफ गेस्ट टोल्ड दैट, तो वहां जो फैक्ट आएगा वो प्रेजेंट टेंस में आएगा, उसका पास्ट ही बनेगा। जैसे चीफ गेस्ट टोल्ड दैट कल्चरल कॉम्पिटिशंस आर वेरी वाइटल, वेरी नेसेसरी, तो वहां आर लगाएंगे क्योंकि आप फैक्ट बता रहे हैं। जब आप फैक्ट बताएंगे तो प्रेजेंट टेंस आएगा। तो ऐसा कहां पे हो सकता है इस कल्चरल कंपटीशन की रिपोर्ट में, ऐसा हो सकता है रिपोर्ट राइटिंग में, जब आप स्पीच बता रहे हैं, स्पीच में कोई फैक्ट बता रहे हैं, तो फैक्ट वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में बनेगा। जैसे चीफ गेस्ट टोल्ड दैट सच कॉम्पिटिशंस आर वेरी नेसेसरी, आर, तो आपने क्या यूज किया, प्रेजेंट टेंस यूज किया।
ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के अगर आपको 2.5 पूरे मार्क्स लाने हैं तो पंक्चुएशन का भी ध्यान देना होगा। पंक्चुएशन में कुछ स्टूडेंट नॉन स्टॉप लिखते हैं, कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाते, तो फुल स्टॉप का ध्यान रखिए। फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर यूज करते हैं, जो भी वर्ड होगा उसका ध्यान रखिए। और भी जो पंक्चुएशन वाली गलतियां स्टूडेंट करते हैं, कॉमा लगाना है या फुल स्टॉप लगाना है या कैपिटल लेटर्स लगाने हैं, तो ये गलतियां एक एक करके बहुत सारी हो जाती है पूरे क्वेश्चन में। तो कई जगह फिर टीचर क्या करता है, उसको गोल कर देता है लाल पेन से, तो वो आपके ग्रामेटिकल के मार्क्स कट जाते हैं। इनका भी ध्यान रखिए। पास्ट टेंस यूज करना है, पैसिव यूज करना है, पंक्चुएशन का ध्यान रखना है, फुल स्टॉप कैपिटल्स का ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स आपकी करेक्ट हो, आपका हैंड राइटिंग सही हो, इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए दिस इज कॉल्ड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 2.5। और अभी पहले आप कितने ले चुके हैं? 1 मार्क फॉर्मेट का ले चुके हैं, 4 मार्क्स आप कंटेंट के ले चुके हैं, 2.5 और मिल गए आपको। आपके सेंटेंस भी सही चलेंगे तो कितने हो गए आपके? 7.5 हो गए आउट ऑफ 10 मार्क्स आपके हो गए 700। अब बाकी बात करते हैं बचे हुए रेस्ट ऑफ द 2.5 मार्क्स की। बचे हुए 2.5 मार्क्स की पूरे तो नहीं करेंगे, आपको कितने मार्क्स आप इसमें से और ले सकते हैं? तो उसमें आपको एक तो क्या याद रखना है, दूसरा पार्ट है इसका मेंटेन कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक ऑर्डरलीनेस। एक ऑर्डरलीनेस में आपने अपनी रिपोर्ट राइटिंग को लिखा है, तो ये भी देखा जाता है इसमें। तो ऑर्डरलीनेस तो आपकी ऑटोमेटिकली फॉलो हो गई। अभी तक आपने पैरा सिस्टम से लिखा था, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, और उन पैरा के अंदर भी मैंने आपको ऑर्डरलीनेस बताई थी कि पहले आप ये बताएंगे, फिर आप ये बताएंगे इस पैरा में, फिर इस पैरा में आप ये बताएंगे। तो ऑटोमेटिकली नेचुरली आपकी क्या फॉलो हो चुकी है? कोहेरेंस फॉलो हो चुकी है, ऑर्डरलीनेस फॉलो हो चुकी है। तो आपको ये नंबर भी पक्के हो रहे हैं बिल्कुल। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है? पैराग्राफ सिस्टम फॉलो करना है। पैराग्राफ सिस्टम फॉलो करेंगे तो ऑर्डरलीनेस, कोहेरेंस अपने आप फॉलो हो जाएगी, जो हमारा पार्ट है एक्सप्रेशन का दूसरा पार्ट है। और इसके अलावा आप बी ऑर्डरली जैसे बताते हैं वैसे लिखते चले जाइए, ऑर्डरलीनेस फॉलो हो जाएगी। इसके बाद इन्वेंट ऑल रिलेवेंट डिटेल्स, जो भी डिटेल्स हैं वो रेलेवेंट हो, मतलब इसमें ये दिखाया जाता है एक्सप्रेशन में कि आपको कोई फालतू की बात नहीं लिखी। फालतू की लोगों की बातों के बजाय सिस्टम जैसे मैंने बताया आप वो लिखेंगे तो रेलेवेंट ऑफ आपकी रेलेवेंस आती जाएगी। और इस रेलेवेंस के अलावा जो भी सूटेबल सेंटेंस कनेक्टर्स लगाते जाए सिस्टम, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट, नेक्स्ट, ठीक है, फाइनली, एज ए रिजल्ट, और ऐसे इस तरह के जो सेंटेंस कनेक्टर्स होते हैं, सेंटेंस को आप कनेक्ट करते जाएंगे तो आपकी कोहेरेंस, ऑर्डरलीनेस बनती चली जाएगी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे रिपोर्ट राइटिंग में, तो आपके 10 मार्क्स जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। I hope that you would have liked my video and I think that you will have no problem in report writing. Students की बहुत डिमांड थी कि थोड़ा सा हिंदी का भी यूज करें इससे और उनके समझ में आए, इसलिए मैंने इस वीडियो में थोड़ा कोशिश करी है आपको मिक्स करने की। और I hope that you would have liked the video। अभी बहुत कुछ है एब्सोल्यूट क्लासेस ऑफ इंग्लिश में आपके लिए, तो आगे नए एजुकेशनल अपडेट्स के लिए भूलें नहीं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।